हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं जो सीयूईटी 2022 का पेपर था, उसका रियल वाला पार्ट है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो रियल एनालिसिस का जो पोर्शन आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं 10 से 15 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और किसका पेपर है ये? सीयूईटी 2022 का। उसके बाद हम सीयू सेट 2021, सीयू सेट 2020, उन सभी के जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है पहले वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रियल एनालिसिस है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट में बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखेंगे। और जैसे ही ये रियल एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ है वो आपको राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, और एक आपका ग्रुप है सीयूईटी पीजी मैथमेटिक्स। इन दो, ये आपके पास टेलीग्राम आपका ग्रुप है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले रियल एनालिसिस वाला पार्ट। तो रियल एनालिसिस के लगभग 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो रियल एनालिसिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n की लिमिट। और आप सभी जानते हो ये स्टैंडर्ड लिमिट है और इसका मान है वो 1 आता है। लेकिन 1 कैसे आता है आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम इसको देखेंगे किस प्रकार आता है, उसके बाद आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो सीरीज वाले और सीक्वेंस के क्वेश्चन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है ये वाली लिमिट है, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहले इसको समझना है कि कंसेप्ट क्या है। तो इस टाइप की लिमिट को आपको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं कि n की पावर 1/n है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y इक्वल्स टू, या इससे पहले आप क्या करो, दोनों साइड log ले लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log y इक्वल्स टू 1/n log n। आप रिजल्ट जानते हो, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m। अब दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं तो आपके पास कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ y इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ n अपॉन में n। और हम जानते हैं कि log है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो लिमिट अंदर जा सकती है। तो log ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और n इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n का डेरिवेटिव 1/n और 1 का डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव 1। और जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/∞ यानी कि 0। और इस साइड आपके पास चल रहा है log लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y। दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y इक्वल्स टू आपके पास है e की पावर 0 यानी कि 1। तो y किसके इक्वल माना था हमने, n की पावर 1/n। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इस लिमिट का मान है वो कितना है आपके पास, थर्ड ऑप्शन 1 है। अब आपको इसको ध्यान में रखना है। और इस टाइप का कोई भी नया क्वेश्चन आता है जो fx की पावर gx टाइप का हो, तो उसको y के इक्वल मानना है, दोनों तरफ log लेना है और सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी साथी हैं इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि n की पावर
अपॉन एन की जो लिमिट है वो 1 आएगी, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पर ये काफ़ी काम आएगा। अब आपको इसको ध्यान में रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर पूछा है कि समेसन एक सीरीज है n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्ज। ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज कब करेगी, तो आपको ध्यान में रखना। ये रिजल्ट है डायरेक्ट कि जब p का मान 1 से बड़ा है देन कन्वर्जेंट, और p का मान 1 से छोटा या बराबर है देन डाइवर्जेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट भी काफ़ी यूजफुल होगा जब आप सीरीज को चेक करोगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। जैसे आपसे पूछा जाता है समेसन 1 अपॉन n, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 1, देन डाइवर्जेंट समेसन 1 अपॉन n की पावर 2, दिस इज कन्वर्जेंट समेसन 1 अपॉन n की पावर 1/3, 1/3 1 से छोटा है, दिस इंप्लाइज दिस इज ए डाइवर्जेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना ये कन्वर्ज कब करेगी, जब p का मान 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं एक रिजल्ट और बता देता हूँ आपको कि नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस जो सीरीज चलाने का वो यही है कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करवाए जाए, क्योंकि आपके पास समय है वो लगभग अब 10 दिन का या 15 दिन का समय बचा है। तो आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा कंसेप्ट को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, समेसन ए एन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल्स टू 0। यानी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth टर्म की इन्फिनिटी पे लिमिट है वो हमेशा 0 आएगी, बट नॉट कन्वर्सली, यानी कि इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन 0 है, देन आप ये नहीं बोल सकते हो कि सीरीज ए एन है वो कन्वर्जेंट होगी। दिस इज नॉट इम्प्लाइज कि सीरीज ए एन इज ए कन्वर्जेंट। लेकिन इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन नॉन जीरो है, दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन इज ए नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो है तो पक्का ही वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन जीरो है तब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये वाली सीरीज है आपके पास समेसन 1 अपॉन n, इसकी आप लिमिट निकालोगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सीरीज तो डाइवर्जेंट है बाई पी सीरीज टेस्ट। इसी प्रकार अगर आप लिमिट निकालोगे n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 अपॉन n स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। लेकिन हम जानते हैं कि समेसन 1 अपॉन n स्क्वायर है ये तो बाई पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है। तो आपको ये बता सकते हो, जैसे आपके पास सीरीज दे दी जाए 1 अपॉन n की पावर 1 बाई n बराबर 1 टू इनफाइनाइट। अब आपसे पूछे इस सीरीज के बारे में कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, या इस सीरीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 1 बाई n। एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास n टर्म है, अगर आप लिमिट निकालोगे n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1 बाई n, तो इसका मान तो 1 आता है। अभी हमने चेक किया था क्वेश्चन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इस पूरे की लिमिट कितनी आ जाएगी, पूरे की लिमिट 1 अपॉन 1, इसकी भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी nth टर्म की लिमिट है वो नॉन जीरो है। दिस चीज इंप्लाइज करती है कि जो सीरीज है वो पक्का ही कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि डाइवर्जेंट है। तो इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। यह आपके पास रिजल्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो आपको उसके n टर्म की लिमिट निकालें, या तो वो 0 आएगी या नॉन जीरो आएगी। अगर नॉन जीरो आ गई तो पक्का बोल सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन 0 आ रही है तब आपको दूसरा टेस्ट है वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43। क्या पूछा गया आपसे कि a है वो b से छोटा है इन r। सपोज एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कोमा b टू ओपन इंटरवल a कोमा b के अंदर कॉन्टिन्यूअस। तब आपको बताना है
कि एफ मे बी ऑन टू, एफ मे बी 1 1, एफ मे बी 1 1 एंड ऑन टू, और इमेज ऑफ एफ की, ये मैं बोलूँ रेंज, एफ की जो रेंज है उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, सी और डी। फॉर सम सी कोमा डी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और सी और डी है वो डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं। तो इसको समझने से पहले आपको एक रिजल्ट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है आपके पास? रिजल्ट है फर्स्ट, इसमें रिजल्ट क्या है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड सेट इज ए कनेक्टेड। दूसरा आपके पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट इज ए कॉम्पैक्ट। और जो थर्ड रिजल्ट है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ इंटरवल इज एन इंटरवल। तो आपको ये तीन रिजल्ट हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ध्यान में रखना। यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एलेबरेट करके समझाऊं कि एक फंक्शन है ए से बी में और जो कॉन्टिन्यूअस है, तो यानी ए का कोई भी सबसेट लो, अगर आपके पास एक्स ए का सबसेट है, अगर एक्स कनेक्टेड है देन एफ एक्स भी कनेक्टेड होगा, एक्स इंटरवल है देन एफ एक्स भी इंटरवल होगा, और एक्स अगर कॉम्पैक्ट है देन एफ एक्स भी कॉम्पैक्ट होगा। ये इसका कहना चाह रहा है, जो रिजल्ट है वो ये कहना चाह रहा है। अब हम बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि एफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कॉन्टिन्यूस है, तो हम जानते हैं इसकी रेंज क्या होगी, इसके डोमेन की जो इमेज है रेंज ऑफ एफ, ये क्या आना चाहिए? ये आपके पास क्या है? कॉम्पैक्ट सेट है, यानी इसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, इसकी रेंज क्या आनी चाहिए? कॉम्पैक्ट आनी चाहिए। और अगर इसकी इमेज ओपन इंटरवल ए कोमा बी के बराबर है, यानी पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाता है, तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज जब कोडोमेन के इक्वल होती है तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू हो गया तो उस केस में क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की जो इमेज है, या मैं बोलूँ रेंज ऑफ एफ है, वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी आ जाएगा, और जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट आएगी, लेकिन ये तो आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है। रियल नंबर में कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? ए क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज ए कॉम्पैक्ट। यहाँ पर ये क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो लेकिन क्लोज नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। यानी फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू होते ही यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो जिन जिन ऑप्शन में ऑन टू आ रहा है वो डिस्कार्ड कर दो। एफ मे बी ऑन टू गलत बात, एफ मे बी 1 1 एंड ऑन टू गलत बात, यानी दो ऑप्शन है वो तो डिस्कार्ड हो गए। अब हमें चेक करना है सेकंड और फोर्थ। अगर आपके पास इस फंक्शन की इमेज है वो सी और डी आ गई है, यानी 2 पॉइंट आ गए हैं, तो आपको एक रिजल्ट और पता है कि कनेक्टेड सेट या इंटरवल की इमेज इंटरवल, तो ये तो आपके पास इंटरवल है, ये नॉट इंटरवल, तो ये इंटरवल नहीं है, तो ऐसा फंक्शन है, मैं बोलूँगा कि ऐसी इसकी इमेज है वो इस टाइप की नहीं हो सकती, यानी ये भी आपके पास डिस्कार्ड हो गया है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट कैसे हो सकता है? 1 1 फंक्शन कैसे हो सकता है कि इसका 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डोमेन की एफ ए से बी के अंदर कोई फंक्शन है, तो 1 1 कब हो सकता है? जब ए की कार्डिनलिटी है वो लेस देन या इक्वल हो जाए बी की कार्डिनलिटी से, तो फंक्शन है वो 1 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। और हमें पता है कि इन दोनों सेट की तो कार्डिनलिटी सेम है, और कार्डिनलिटी सेम है तो यहाँ पर एक 1 1 फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 था। होप ये जो कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन है वो दोनों आपको समझ आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। क्या पूछा गया इसमें कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -1 to 0 क्लोज। सेकेंड ऑप्शन है एफ एक्स आपके पास एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर -x/2 इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। और आपके पास थर्ड ऑप्शन में फंक्शन गिवन है एफ एक्स साइन 1/x इफ x नॉन जीरो और 0
जब x की वैल्यू 0 है। ये आपके पास इंटरवल -1/π से +1/π के अंदर डिफाइन किया गया है। और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो mod x गिवन है इन क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम है या रोले थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कब अप्लीकेबल होती है, वो चीज़ पता होगी तभी तो आप अप्लीकेबल कर पाओगे। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम कब अप्लीकेबल होती है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। देन फर्स्ट चीज आपके पास क्या होना चाहिए, एफ इज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। और जो थर्ड ऑप्शन आपके पास वो क्या है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। देन ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल करता है। देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ ए सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो ये रोल्स थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में डिफाइन है, फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल हो और ए और बी पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम हो, देन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सी जरूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो अगर आपके पास कोई फंक्शन, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो ए से बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो यानी फंक्शन अब या तो इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा या वो इस टाइप से होगा। तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिस पर आप टेंजेंट खींचोगे, वो क्या होगी, एक्स एक्स के पैरेलल होगी, एक्स एक्स के पैरेलल होगी। तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये आपका रोल्स थ्योरम, तो वो आपको देखना है कि कौन से फंक्शन है वो इन तीनों प्रॉपर्टी को है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, फर्स्ट ऑप्शन की, तो एफ एक्स की हम देखें वैल्यू -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है और 0 पे वैल्यू 0, यानी थर्ड प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका डिस्कार्ड हो गया। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो हमें पता है कि फंक्शन एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके लिए भी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m साइन 1/x, जब x है वो नॉन जीरो है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमें पता है कि f इज कॉन्टिन्यूस इफ m का मान ग्रेटर देन 0 हो और f इज डिफरेंशिएबल इफ m की वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर m का मान 1 है तो ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी है या मैं बोलूँ ऑप्शन थर्ड है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स, और आप सभी जानते हो कि मोड एक्स है वो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओपन इंटरवल -1 से +1 के अंदर है 0, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा और आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो ये सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप चेक करके देख सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और 0 पर वैल्यू भी 0 है और -3 पर वैल्यू भी 0 है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो रोल्स थ्योरम को अप्लीकेबल है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या पूछा गया यहाँ पर है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर हैं, ए क्लोजर ए इंटीरियर और ए डैश डिनोट क्लोजर इंटीरियर एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेस्पेक्टिवली। देन आपको बताना है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज ओपन, ए इंटीरियर यूनियन बी डैश इज ओपन, ए क्लोजर यूनियन बी डैश क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज क्लोज और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज ए क्लोज। तो सबसे पहले आपको कुछ नोटेशन को ध्यान रखना है, ए क्लोजर, दूसरा ए इंटीरियर और तीसरा आपके पास ए डैश या डिराइव्ड सेट ऑफ ए, इसको डी ए से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीरियर
सेकंड को इसको बोलते हैं सेट ऑफ क्लोजर और इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट ऑफ। और आपको ध्यान में रखना है और पता भी होना चाहिए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन लिमिट पॉइंट ऑफ ए। क्लोजर के इंटीरियर क्या होता है, किसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है वो सारे के सारे एक सेट बनता है, उस सेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ए क्लोजर हमेशा ही क्लोज सेट होता है, कोई भी सेट लो ये हमेशा क्लोज होता है। ए इंटीरियर हमेशा ओपन होता है और डिराइव्ड सेट ऑफ ए ये भी हमेशा क्लोज सेट होता है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट और ए का जो यूनियन है यानी क्लोजर ऑफ ए ये हमेशा क्लोज सेट होते हैं और सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हमेशा ही ओपन होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ए इंटीरियर है वो ए के अंदर कंटेन होता है और ए है वो ए क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ए इंटीरियर है वो सबसे बड़ा सेट है जो ए में कंटेन है, या मैं बोलूँ ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। क्या है ये, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। और ए क्लोजर आपके पास है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन्स ए, यानी ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट है वो ए क्लोजर है और ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट लार्जेस्ट ओपन सेट है वो ए क्लोजर है। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक रिजल्ट यहां पर आप और रिवाइज कर सकते हो, एक रिजल्ट नहीं, उस एक रिजल्ट के 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट तो क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मैं लिख देता हूं यहां पर भी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। यानी ओपन सेट का आर्बिट्रेरी यूनियन लो हमेशा ही क्या होता है, ओपन, और इंटरसेक्शन लो किसी भी आर्बिट्रेरी क्लोज सेट का तो वो क्या होगा, हमेशा ही क्लोज होगा। लेकिन अगर आप बात करो यूनियन किसकी, क्लोज सेट की, तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट है वो फाइनाइट होता है। और इसी प्रकार फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है वो क्या होता है, ओपन होता है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। तो इनका भी आपको ध्यान में रखना। तो यहां पर तो क्या है, यूनियन है और इंटरसेक्शन है वो भी क्या है, फाइनाइट है, दो सेट है तो फाइनाइट के अंदर तो होल्ड होगा। अब हमें पता है कि ए इंटीरियर ओपन होता है, ये ओपन है, ए बी क्लोजर क्लोज है, तो एक क्लोज हो और एक ओपन हो तो उनके इंटरसेक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और चलो हम देख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा आपके पास, ए अगर ओपन है और बी आपके पास क्लोज्ड है तो ए माइनस बी है वो ओपन हो जाएगा और बी माइनस ए है वो क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ए माइनस बी है वो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट की। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट हैं इससे संबंधित उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सोल्व कर पाओ। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या है, ए इंटीरियर ओपन है, ये क्लोज है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ओपन है ये क्लोज है तो कुछ नहीं कह सकते, ये आपके पास क्या दोनों क्लोज हैं और हम जानते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट है वो तो क्लोज होता है, तो ये आपके पास सही है। बी के बारे में कुछ नहीं पता है, ए क्लोजर क्लोज है तो एक क्लोज सेट और दूसरा कोई ओपन हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बी ओपन भी हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने कम से कम 5-4 जो रिजल्ट हैं उनको रिवाइज कर लिया और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है कि यू एक्स वाई एक फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, जहाँ पर एक्स लेस देन वाई है और एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई लेस देन 1 है, यानी एक्स और वाई है वो 0,1 के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आपको बताना है एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई की वैल्यू है वो कितनी होगी।
तो ये क्वेश्चन है वो आपका कैलकुलस वाला पार्ट जो कोची आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन है वहाँ से पूछा गया। तो क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इस टाइप से कि आपके पास u कोई फंक्शन है टी एन का, और टी एन क्या है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन आपसे पूछा जाए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश यू, जहां पर एफ यू किसके इक्वल हो जाएगा, जहां पर टी एन है वो किसके इक्वल है, ये फंक्शन है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ये फाई आएगा, एक बार u है वो फंक्शन है टी एन का, जहाँ पर टी इन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन एक्स और वाई का, देन टी एन क्या हो जाएगा आपके पास फाई इनवर्स u, यानी मैं इसको नया नाम देता हूँ एफ यू, टी एन क्या है एफ यू है, देन एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एन एफ यू अपॉन में एफ डैश यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फंक्शन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स यू, कोस यू, ये आपके पास एफ ऑफ यू हो गया है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो ये फंक्शन आपके पास टी एन है, ये वाला फंक्शन, तो टी एन क्या है आपके पास, ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में नहीं पता तो इसी पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो होमोजीनियस फंक्शन का एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पर आपको सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री हाफ। क्या करते हो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए कि एफ एक्स को लेमड़ा एक्स से और वाई को लेमड़ा वाई से रिप्लेस करते हैं, और लेमड़ा की पावर एन अगर कॉमन आ जाती है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में तो एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह लेमड़ा एक्स रखोगे, वाई की जगह लेमड़ा वाई पुट करोगे तो लेमड़ा की पावर हाफ है वो कॉमन आ जाएगी, यानी होमोजीनियस फंक्शन आ गया किसका, हाफ डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ हाफ डिग्री या डिग्री हाफ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये रिजल्ट है वो एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन, एफ यू का मान कितना है कोस यू, तो ये कोस यू और इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा साइन यू, दिस इज इक्वल्स टू एन का मान कितना है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 माइनस का कोट यू, कोस बटा साइन कितना आ जाएगा कोट यू, तो 1/2 कोट यू माइनस का, तो ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास होमोजीनियस फंक्शन पे जो आइलर थ्योरम है उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्या पूछा गया आपके पास, एफ कोई फंक्शन है R2 टू R में डिफाइन, किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट मोड ऑफ एक्स इंटू वाई, देन आपको बताना है कि x और y का जो पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट एट 0,0, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एट 0,0 इन एवरी नॉन जीरो डायरेक्शन u1 u2 इन R2, f इज डिफरेंशिएबल, f इज ए नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेक करते हो, कई बार क्या है कि ये नहीं कि आपको प्रत्येक ऑप्शन ही चेक करना है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, क्या पूछा गया है, नोट ट्रू या ट्रू पूछा गया है, सेकंड काम आपको क्या करना है, उसके ऑप्शन को अच्छे से देखना है। अगर आप उसके ऑप्शंस को अच्छे से देखते हो तो आपको कई बार है वो सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आपको पता है इनमें से एक ऑप्शन ही वो करेक्ट हो सकता है, सारे तो करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर है इस आपको बस ये चेक कर लो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अगर है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा, और बाकी दो ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, तो आपको बाय डेफिनेशन चेक करोगे, लिमिट x कोमा वाई टेंस टू 0,0, 0,0 पे चेक कर लेते हैं अपन, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो डोमेन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा आपके पास x, ये तो आप जो कॉम्प्लेक्स में करोगे उस हिसाब से हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में किस प्रकार डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। दूसरी चीज इस टाइप का क्वेश्चन है, ये सेम कॉम्प्लेक्स में पूछा जाता है, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स में पूछा जाएगा
तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, लिमिट जेड टेंस टू जीरो। ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो आपको यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि सेकंड वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स से सिमिलर ही है। लेकिन अगर आप बात करें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल रियल के अंदर है, तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस सी ऑफ एच सी वन एच माइनस सी टू के, जहाँ पर सी वन क्या है, फंक्शन का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी, और सी टू आपके पास है y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी। आपको ये चीज़ चेक करनी है, और इसको किसके इक्वल पुट करना है, ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, h टाइम फाइव वन एच के प्लस के टाइम फाइव टू एच के। इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव थ्री एच के। इस फॉर्म को आपको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसमें कन्वर्ट करो या इसमें कन्वर्ट करो, अगर लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो जीरो पर है, फाइव आई एच के जहाँ इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर आई है वो 1 2 3, अगर इसका मान जीरो आ रहा है तब तो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ए कोमा बी पर। कहाँ पर है, एट ए कोमा बी पर। फाइव आई का मतलब क्या है कि अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो फाइव वन और फाइव टू को दोनों को जीरो होना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो फाइव थ्री को जीरो होना पड़ेगा जब एच कोमा के टेंस टू जीरो जीरो हो। अगर हो रहा है तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर इस लिमिट का मान नॉन जीरो है देन फंक्शन इज ए नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर आप देखो ए कोमा बी, हम जीरो जीरो पे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो माइनस सी वन। अगर आप इसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, कहाँ पर चेक करना, ए पर चेक करना, तो ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में एच। अगर y के सापेक्ष करना तो ये हो जाएगा ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में के, लिमिट के टेंस टू जीरो। अगर आप चेक करोगे एफ एक्स एट जीरो जीरो और एफ ऑफ वाई एट जीरो कोमा जीरो, तो इसकी वैल्यू है वो जीरो आएगी। आप चेक कर सकते हो, इसका मान है वो जीरो आएगा। अगर ये जीरो है तो सी वन की वैल्यू जीरो, सी टू की वैल्यू जीरो, तो माइनस जीरो जीरो। एफ ऑफ एच क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एच कोमा के का अंडर रूट, इसकी वैल्यू जीरो है, जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसको हमें या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फर्स्ट, या हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के अंडर रूट से ऊपर नीचे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास फाइव थ्री एच के बन जाएगा। और इसकी अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो पर है, तो कितना आ जाएगा, एच के का मोड का अंडर रूट अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे पाथ से जाते हो जहां पर h बराबर m के टाइप से हो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h की जगह आपको क्या रखना k, तो k टेंस टू जीरो एच स्क्वायर m का मोड अंडर रूट अपॉन में एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर का अंडर रूट। और जैसे यहाँ से आप h कॉमन लेके कट आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोड m का अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, और जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, which is depend on m, which is depends on m, so limit not exist, limit not exist। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिफरेंट पाथ से अगर लिमिट की वैल्यू अलग अलग आती है तो वो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे m की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रखते इसकी वैल्यू 2, जैसे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे m का मान तो 0, इसका 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2 का अंडर रूट और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5। यानी m के डिस्टिंक्ट मान पर इसकी लिमिट अलग अलग आ रही है। दिस इम्प्लाइज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या, जीरो के इक्वल तो आने की कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात तो एग्जिस्ट होनी चाहिए और जीरो इक्वल आनी चाहिए, तब डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपसे ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सही हो गया, जो 3 है वो अपने आप ही गलत हो गए।
तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बोला एफ एक्स और एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि हमने देखा कि दोनों एग्जिस्ट करेंगे और 0 के इक्वल है। इसी प्रकार आप और ऑप्शन भी है वो चेक कर सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्या पूछा गया आपसे, एक फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है, ये आपके पास R2 to R में किस प्रकार डिफाइन है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉन जीरो, और जब एक्स और वाई दोनों जीरो हैं तब इसकी मान कितना है, 0। तो आपसे पूछा है लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इसका मान a है। और फिर आपको फाइंड आउट करना है लिमिट वाई टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू b। तो ये रिपीटेड लिमिट पूछी गई आपसे, साइमल्टेनियस लिमिट है वो ये वाली जो हमने अभी की है, ये साइमल्टेनियस लिमिट है, एक साथ लिमिट पुट करनी होती है। यहाँ पर आपको पहले y के सापेक्ष लिमिट पुट करनी है, फिर जो फंक्शन आएगा उसकी x के सापेक्ष पुट करनी है। तो यहाँ पर हम देखें a का मान, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 a इक्वल्स टू, और एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे y टेंस टू 0 पुट किया तो ये आपके पास कितना, ये 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1, और इसका मान आ गया 1, यानी a का मान 1 आ गया। जैसे a का मान 1 आया तो ऑप्शन 4 था वो आपका डिस्कार्ड हो गया। अब हमें निकालना b की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले y के सापेक्ष है फिर x के सापेक्ष, तो पहले x टेंस टू 0 पुट किया तो ये 0, ये आपके पास आ जाएगा -1, तो लिमिट y टेंस टू 0 -1, इसकी वैल्यू -1, यानी b का मान है वो आपके पास -1 आ गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। और ये बोला a और b दोनों -1, ये भी गलत, तो आपके पास ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, a का मान 1 और b की वैल्यू -2। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपल पहले y के सापेक्ष लिमिट रखनी है इसमें, फिर x के सापेक्ष, और इसके अंदर आपको पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष। लेकिन इसको आप चेक करोगे कि साइमल्टेनियस लिमिट x और y के एक साथ, तो इस फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप कोई भी y बराबर mx पाथ लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी ये लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर गई है, m पे डिपेंड कर गई है। दिस इंप्लाइज दिस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, बट इसकी जो रिपीटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना कि किस प्रकार सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन ए क्या आपके पास, द सीक्वेंस -1 की पावर n, n + 1 अपॉन n, इस सीक्वेंस से बोल रहा है कि नॉट कन्वर्जेंट, क्या बोला है, कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कि प्रत्येक मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है। तो पहले हम बात करते हैं इस सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस को मैं लिख सकता हूँ an = n + 1 अपॉन n और -n + 1 अपॉन n। जब n का मान इवन हो तब तो ये आपके पास ये वाला आ जाएगा, और जब n ओड हो तब आपके पास an है, यानी ये स्टेट इसके टर्म आ जाएंगे। अब हमें पता है कि अगर लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर an की, तो जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू -1, जब n इवन हो और जब n ओड हो। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सीक्वेंस के बाद 2 लिमिट पॉइंट हैं, एक तो +1 है और एक -1 है, यानी इसके इवन टर्म है वो तो +1 की तरफ जा रहे हैं, और जो इसके ओड टर्म है वो -1 की तरफ जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं देन वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। तो यानी ये बोला इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी सही बात है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या बोला है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्या बोला है कि प्रत्येक मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। पहली बात तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, an + 1 greater than equals to an + 1 less than equals to an for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number। यानी सीक्वेंस का an + 1 अगर टर्म an से बड़ा यानी दूसरा टर्म फर्स्ट से बड़ा है,
तीसरा सेकंड से बड़ा है, चौथा थर्ड से बड़ा है, तब वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड करती है दिन सीक्वेंस इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है। और ये बोला कि प्रत्येक मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये सीक्वेंस हम जानते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो ये वाली सीक्वेंस तो डाइवर्ज टू इन्फिनिटी है, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी है, और ये वाली सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। इसी प्रकार आप सीक्वेंस देख सकते हो एन स्क्वायर, एन क्यूब, 2 की पावर एन, 5 की पावर एन, ये सारी की सारी सीक्वेंस मोनोटोनिक है, लेकिन कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंज कर दें कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर लिख दे एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस देन दिस सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज ए नॉट करेक्ट, ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है कि लेट, यहाँ पर भी यही पूछा गया, दो असर्शन गिवन है ए और बी। तो क्यू बी ए सेट ऑफ रेशनल नंबर है आपके पास। तो असर्शन ए क्या है? क्यू इज नॉट कंप्लीट, और सेकंड है द सेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 हैज नो सुप्रीमम इन क्यू। ये क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो बोला क्यू कंप्लीट नहीं है। और सेकंड चीज आपने बोला है यहाँ पर कि एक सेट है जिसके अंदर वो रेशनल नंबर है जिनका स्क्वायर करें वो 2 से छोटा है, हैज नो सुप्रीमम इन क्यू। तो यहां पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट सेट क्या होता है। कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट से आप क्या समझते हो? कंप्लीट, ठीक है। कोई सेट को आप कंप्लीट कब बोलते हो? ए सेट एस इज सेड टू बी कंप्लीट, इज ए said to be complete if every subset of S has supremum in S। यानी कोई भी सेट है वो कंप्लीट कब कहलाता है? जब उस सेट का कोई भी सबसेट लो, उस सेट का कोई भी सबसेट लो, उसका सुप्रीमम है वो एस के अंदर होना चाहिए, उस एस में होना चाहिए। अगर आप एक सेट लेते हो ए एस का, और ए का सुप्रीमम अगर एस में है तब तो वो कंप्लीट है। लेकिन एक सेट ऐसा आपको मिल रहा है जिसका सुप्रीमम एस में नहीं है, तो वो एस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बोला क्यू कंप्लीट सेट नहीं है। तो आप जानते हो क्यू के अंदर मैं एक सेट ले लेता हूँ ए 1 + 1/n की पावर n, ये सेट ले लेता हूं मैं, जहां पर n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लाई करता है। तो हमें पता है कि इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है, या मैं बोलूं इस सेट को जो आप लिमिट पॉइंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेट है वो किससे बाउंडेड है? ई से बाउंडेड है। इसका लिमिट पॉइंट है वो क्या आएगा? ई आएगा, यानी इसका अपर बाउंड ई है, और सबसे जो छोटा अपर बाउंड है वो क्या कहलाता है? सुप्रीमम। तो इस सेट का मैं सुप्रीमम की बात करूं, सुप्रीमम ऑफ ए है वो ई है, लेकिन ई है वो बिलोंग नहीं करता क्यू में। इसका मतलब है एक सेट ऐसा मिल गया जिसका सुप्रीमम है वो क्यू में नहीं मिल रहा है, दिस इंप्लाइज क्यू इज नॉट कंप्लीट। इसी प्रकार मैं एक सेट और भी ले सकता हूं, यानी वो रेशनल नंबर जिनका स्क्वायर क्या है? 2 से छोटा है, तो इसका भी जो अपर बाउंड है वो क्या आ जाएगा, या सुप्रीमम ऑफ ए है वो क्या आ जाएगा? √2 दिस इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज दिस सेट क्यू इज नॉट कंप्लीट। यानी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे सेट ढूंढ सकते हैं जिनका सुप्रीमम है वो क्यू में नहीं बिलोंग कर रहा, दिस इंप्लाइज क्यू है वो कंप्लीट नहीं है, जबकि आर कंप्लीट है। तो आपको ध्यान रखना, आर है वो कंप्लीट होता है, क्यू है वो नॉट कंप्लीट होता है, नॉट कंप्लीट। सी सेट ऑफ रेस कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक होता है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब जिसमें अंदर ऑर्डर की बात की जा सकती है। तो आर है वो ऑर्डर्ड भी होता है, क्यू भी ऑर्डर्ड होता है, लेकिन सी ऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट छोटा और कौन सा बड़ा है। तो आर है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है जब आप फील्ड के अंदर पढ़ते हो। तो यहाँ से देखो क्यू नॉट कंप्लीट सही बात है, और ये एग्जाम्पल भी इसका है कि क्यू नहीं है कंप्लीट,
क्योंकि इस सेट के पास कोई सुप्रीमम है वो क्यू में नहीं है, इस सुप्रीमम सिर्फ एक ही होता है, सॉरी, इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्यू में नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है कि आपके पास एफ एक्स गिवन है इस इंटरवल में, और लिस्ट सेकंड में आपके पास एक सी गिवन है कि जो रोल्स थ्योरम से एफ डैश सी बराबर 0, तो यानी कि आपको मैच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैच करने के लिए आपको ये नहीं कि प्रत्येक का आप सी निकालो और मैच करो, आपको सबसे पहले देखना है ये टेबल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ए है वो फर्स्ट से जुड़ा है, ए सेकंड से, ए थर्ड और फोर्थ, थर्ड से। तो यानी यहाँ से पता चल रहा है कि 2 ऑप्शन होने की संभावना है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते ये होंगे। अब आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां पर अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर डी में देखें तो इसमें थर्ड से जुड़ा हुआ, ये फोर्थ से, सेकंड से, 1 से। इसी प्रकार आप देखोगे बी में तो ये 2 सेम से जुड़े हुए हैं, सी में ये 2 सेम से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप डी का चेक कर लो, अगर आप डी का चेक कर लेते हो तो डी में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही सही हो जाएगा। या दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करना कि इसमें जो आसान वाला है, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स आसान है, तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, और कोस एक्स है वो कहाँ पर 0 होता है, इस इंटरवल में 0 से कोस एक्स, और 0 से पाई में π/2 पर। तो π/2 यानी बी है वो 4 से जुड़ेगा, तो बी 4 से जुड़ेगा, तो यानी इन दोनों में से कोई एक है, ये 2 तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो। अब आपको डी को चेक करना है, तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। अगर आप इस डी का एफ डैश एक्स निकालोगे तो कुछ नहीं करना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2n x की पावर 2n - 1 a माइनस एक्स की पावर 2m एज इट इज, प्लस का साइन x की पावर 2n एज इट इज, a माइनस एक्स की पावर 2m - 1, और 2n है वो आगे आ जाएगा, और साथ में इसका साइन a माइनस एक्स का माइनस का आ जाएगा। अब इसको 0 के बराबर पुट करना, और यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, और जैसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा n/m + n/a, यानी d है वो सेकंड से जुड़ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेना, इसको सोल्व करना सिंप्लीफाई, यहाँ से x की पावर 2m - 1 और x की पावर 2n - 1 कॉमन लेना है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है वो यहाँ से x की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन है R2 to R में डिफाइन f(x, y) = x3। देन पूछा गया f एज ए लोकल एक्सट्रीमा एट 0,0। सेकंड एक फंक्शन है R2 to R डिफाइंड बाई f(x, y) = xy, देन f एज ए सैडल पॉइंट एट 0,0। यानी यहाँ पर एक्सट्रीमा की बात की गई है इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के अंदर एक्सट्रीमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मेथड का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सट्रीमा इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, यानी x और y जब 2 वेरिएबल गिवन हैं, यानी फंक्शन आपके पास f(x, y) टाइप का, तब आपको बताना है कि फंक्शन है मैक्सिमा रखेगा या मिनिमा रखेगा या सैडल पॉइंट रखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में f(x, y) को 0 बराबर रखना है एंड f(y) को 0 बराबर रखना है, और इन दोनों को 0 के बराबर रख के एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट a, b है वो फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर 0 हो रहे हैं, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, r का मान फाइंड आउट करना। r क्या है, f(x एट a, b पर, s आपके पास f(x, y) एट a, b पर, और t है आपके पास f(y, y) एट a, b पर। तो जो जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर r, s, t का मान निकालना है। थर्ड आपका क्या रहेगा काम, आपको चेक करना rt - s², rt - s² किस पॉइंट पर, a, b पर। तो यानी कि इससे आप rt - s² फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास 3 केस बन सकते हैं, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ये लेस देन 0 हो सकता है, और ये आपके पास इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं। यानी rt - s² है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हैज एक्सट्रीमा, यानी यहाँ पर r का मान ग्रेटर देन 0 हो सकता है, r का मान लेस देन 0। अगर r का मान ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, और r का मान लेस देन 0 तो नए लोकल मैक्सिमा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि rt - s² ग्रेटर देन 0 है, उसी केस में लोकल एक्सट्रीमा रखेगा, और r पॉजिटिव
देन लोकल मिनिमा। उल्टा होगा, ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं वन वेरिएबल में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव देन मैक्सिमा और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव देन मिनिमा, तो इसी प्रकार आर पॉजिटिव देन लोकल मिनिमा और आर नेगेटिव देन लोकल मैक्सिमा। अगर लेस देन जीरो है तो क्या रखेगा, सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। और इक्वल्स टू जीरो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ये आपके पास डाउटफुल केस है। तो मैक्सिमम मिनिमा फिर अपन डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है डेफिनेशन कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर हमें ए पर चेक करना तो ए प्लस एच बी प्लस के, यानी ए के नेबरहुड में चेक करना है और ए कोमा बी पर डिफरेंस चेक करना। अगर ये पॉजिटिव, उसका मतलब क्या हो गया कि उसके नेबरहुड में वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है। और नेबरहुड में वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसका ग्राफ है वो हम चेक करें अगर वन वेरिएबल में तो इस टाइप का होगा। देन ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। और एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि नेबरहुड में एफ ऑफ ए बी का मान है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से ग्राफ होगा तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। लेकिन नेबरहुड में कई बार पॉजिटिव है कई बार नेगेटिव है, तो ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। जैसे हम बात करें सिंगल वेरिएबल में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो जीरो के नेबरहुड में इधर देखें तो पॉजिटिव, इधर देखें तो नेगेटिव। लेकिन ये बात है फंक्शन जब आर से आर में डिफाइन हो, लेकिन यहाँ पर फंक्शन तो आर टू आर में डिफाइन है, तो इसका ग्राफ वो 3D में बनेगा। हम ग्राफ की बात ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे हमारे जो कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले हम चेक करें एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो इस फंक्शन के लिए एफ एक्स कितना आ जाएगा 3x² और एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 0। और इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे तो अपने पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0,0, तो यानी 0 0 पे ही चेक करना है। अब हमें निकालना है आर, यानी एफ एक्स एक्स कितना आ जाएगा 6x एट कहाँ पर 0 0 पर, तो इसकी वैल्यू 0, आर का मान 0। एस क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई ये 0, टी आपके पास कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ वाई वाई, तो ये भी आपके पास 0, यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 आ गया। और जैसे आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान 0 आ गया तो डाउटफुल केस आ गया, यानी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, यानी बाय डेफिनेशन चेक करें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 0,0 के नेबरहुड यानी कि एफ ऑफ एच कोमा के 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 पर क्या आएगा फंक्शन, एक्स की जगह एच रख देंगे, वाई की जगह के एच क्यूब, वाई है ही नहीं, 0 0 पर इसका मान 0 यानी कि 0। तो हम जानते हैं कि आपके पास एच क्यूब का मान ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब एच ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 इफ एच लेस देन 0, यानी इसके नेबरहुड में 0 0 के नेबरहुड में पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। इसका वैल्यू दिस इंप्लाइज इट हैज नॉट ए लोकल एक्सट्रीमा, या ना तो मैक्सिमा रखेगा ना ही मिनिमा रखेगा। दिस इंप्लाइज इट हैज नॉट लोकल एक्सट्रीमा। दिस इंप्लाइज फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये गलत है। अब हमें चेक करना सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या गिवन है फंक्शन एफ एक्स वाई आपके पास गिवन है एक्स वाई, तो सबसे पहले एफ एक्स निकाला तो वाई, एफ वाई निकाला तो एक्स, और इन दोनों को इक्वल 0 के पुट किया तो यहाँ से आपके पास क्या पॉइंट आएगा 0,0 पॉइंट आ गया। और 0,0 के ऊपर ही आपसे पूछा गया है, ये देखो 0,0 पर। अब हमें निकालना आर, तो एफ ऑफ एक्स एक्स, तो इसका एक बार एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 0, एस क्या आ जाएगा एक्स का वाई के सापेक्ष यानी एफ एक्स वाई की वैल्यू 1, और टी आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई 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 सॉरी वाई वाई, तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव 0, और इसकी वैल्यू 0 0 पे निकालेंगे तो भी 0 आएगी, ये 1 आएगी और ये 0 आएगी। अब हम चेक करें आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, दिस इज लेस देन नेगेटिव, दिस इज ए लेस देन 0, तो यानी कि लेस देन 0 होने का मतलब कौन सा सेकंड, और जब लेस देन 0 जाता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, दिस इंप्लाइज इट एज ए सैडल पॉइंट। तो ये बोला है कि फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई देन एफ एज ए सैडल पॉइंट, यानी स्टेटमेंट सेकंड है वो तो करेक्ट है। तो यहाँ से हम देखें तो ये बोला कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये गलत। फर्स्ट तो आपके पास फॉल्स है जबकि सेकंड है वो ट्रू है, तो ऑप्शन फोर्थ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 52।
हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पर क्या पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट में कि 1/x + y इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो अभी बताया था क्या करना, होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए x को लेमड़ा x से रिप्लाई करो, y को लेमड़ा y से रिप्लेस करो, सॉरी x को लेमड़ा x और y को लेमड़ा y से रिप्लेस करो। लेमड़ा की जितनी पावर कॉमन आती है उतने डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। तो 1/λx + λy दिस इज इक्वल्स टू 1/λx + y दिस इज इक्वल्स टू λ पावर -1 1/x + y। तो ये आपके पास λ पावर -1 और ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, यानी सही स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखना, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री, तो डिग्री कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर 0 1 2 3 -1 1/2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पर हम डिग्री बात करते हैं वो हमेशा ही क्या होती है, वो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होती है। नेक्स्ट है ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, सेड टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y इफ इट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन ही है। एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी क्या है कि अगर x y को हम लिख पा रहे हैं इस फंक्शन को x की पावर n एक नया फंक्शन y/x, या f ऑफ x y बराबर y की पावर n एक नया फंक्शन है साई x/y, अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसको आप डिटेल से देख सकते हो, वीडियो जो बना रखा है होमोजीनियस फंक्शन का, तो वहां से इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ए और फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास आगे फिर कॉम्प्लेक्स का और लीनियर अलजेब्रा का मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपके पास जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन थे 53 तक, और कहाँ से शुरू हुए हैं ये हम बात करें, क्वेश्चन है ये तो ये क्वेश्चन आपके शुरू हैं 41 से 53 तक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है लिमिट का, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, जो दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये देख लो आपके पास इतने क्वेश्चन हैं, यानी 12 क्वेश्चन है वो आपके रियल एनालिसिस से पूछे गए। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी है नीचे, एक वो लिमिट का क्वेश्चन आसान सा, उसको हम जब दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाला उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो रियल एनालिसिस वाला पार्ट रखता है और सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन वाला है, वहाँ पर आपको कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती। तो वो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग होते हैं, उससे आपको क्या होगा, समय ज़्यादा वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी सही से हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए वो ज़रूरी नहीं। लेकिन रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर अगर आपको स्टेटमेंट पता है, आपको कंसेप्ट पता है, तो बहुत ही कम समय में आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये था आपके पास रियल एनालिसिस का जो पोर्शन, जो सेट आपका पेपर हुआ था CUET 2022 का, उसका सॉल्यूशन। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, या तो इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, या इससे पहले जो पेपर हुआ है 2021 में CUET वाला, उसको, या CU सेट के नाम से होता था पहले, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।